हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशन। इससे पहले की 3 वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट क्या है, केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन। क्या होती हैं केमिकल इक्वेशन? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन with the help of symbols and formulae of the substances involved in it is known as chemical equation। एक रिएक्शन को, एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना, उसमें इन्वॉल्व सब्सटेंसेस के फॉर्मूले और सिंबल्स का इस्तेमाल करके, इसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो क्यों पढ़ रहे हैं हम ये केमिकल इक्वेशन? क्या हो जाएगा केमिकल इक्वेशन पढ़ने से? देखिए, केमिकल इक्वेशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि केमिकल रिएक्शंस को समझना आसान हो जाए, और केमिकल रिएक्शन को समझना आसान हो गया तो केमिस्ट्री पढ़ना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया और जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस बनाई। अब इस रिएक्शन को अगर हमें समझना है तो हमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि रिएक्टेंट्स क्या हैं, प्रोडक्ट्स क्या हैं, और रिएक्शन होते समय हमने क्या कंडीशन दी है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो हमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके हमें इस इक्वेशन के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा स्टेटमेंट्स ना पढ़नी पड़ें और हमें एक इक्वेशन के द्वारा ही रिएक्शन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो इसीलिए हम केमिकल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। देखिए, जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया और जिंक सल्फेट बनाया, साथ में हाइड्रोजन गैस बनाई, हाइड्रोजन गैस। तो यहां पे जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया, जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस बनाई। अब आप ये देखिए, जो मैंने इक्वेशन लिखी है, आप इसको देखते ही समझ जाएंगे कि क्या रिएक्टेंट्स हैं और क्या प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन इस इक्वेशन में मैंने शब्दों का इस्तेमाल किया है, वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, सिंबल्स और फॉर्मूलों का इस्तेमाल नहीं किया है। तो अभी हम इसको केमिकल इक्वेशन नहीं बोलेंगे, अभी हम इसको बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। तो मैंने यहां पे अभी सिंबल और फॉर्मूले इस्तेमाल नहीं किए हैं, इसलिए अभी इसको बोला जाएगा वर्ड इक्वेशन। हां, अगर मैं जिंक की जगह उसका सिंबल यानी Zn इस्तेमाल करता हूं, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह उसका फॉर्मूला यानी H2SO4 का इस्तेमाल करता हूं, और जिंक सल्फेट की जगह उसका फॉर्मूला यानी कि ZnSO4 का इस्तेमाल करता हूं, और हाइड्रोजन गैस की जगह उसका फॉर्मूला यानी H2 का इस्तेमाल करता हूं, तो अब ये जो इक्वेशन बन गई है इसे हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। क्योंकि यहां पे मैंने सिंबल्स और फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है, इसीलिए अब इसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन है। तो केमिकल इक्वेशन को आप देखेंगे, आप इसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिएक्टेंट्स हैं जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, और प्रोडक्ट हैं जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ये जो बीच में एरो लगा है, ये एरो पॉइंट करता है प्रोडक्ट की तरफ और इसकी टेल होती है रिएक्टेंट्स की तरफ। तो आप देखिए, आप इस केमिकल इक्वेशन को देख के ही पता लगा पा रहे हैं कि रिएक्टेंट्स क्या हैं और प्रोडक्ट क्या हैं। अब हमें स्टेटमेंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं इस केमिकल इक्वेशन में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाल सकता हूं। मैं इसमें यहां पे इंफॉर्मेशन डाल सकता हूं हीट चेंज की, कंडीशंस बता सकता हूं किस कंडीशन में ये रिएक्शन हुई, और यहाँ पे हम बता सकते हैं कि इन चीज़ों की फिजिकल स्टेट्स क्या हैं। तो सभी इंफॉर्मेशन डाली जा सकती है केमिकल इक्वेशन में, जिसके कारण हमें केमिकल इक्वेशन को देखते ही समझ में आ जाएगा कि रिएक्टेंट्स क्या हैं, प्रोडक्ट क्या है, रिएक्शन होते समय फिजिकल स्टेट्स क्या थी चीज़ों की, जो वस्तुएं इसमें इन्वॉल्व हैं, और उस समय हीट में क्या चेंज हुआ, हीट इवॉल्व हुई या एब्जॉर्ब हुई, कंडीशन क्या थी रिएक्शन को कराने के लिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम केमिकल इक्वेशन में डाल सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे ये फ़ायदा हुआ कि हमें केमिकल रिएक्शन को समझना आसान हो गया, और इसी कारण हमें केमिस्ट्री पढ़ना भी आसान हो गया। केमिकल इक्वेशंस 2 प्रकार की होती हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन
एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पहले हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो क्या होती हैं ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? द केमिकल इक्वेशन इन विच द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो वे केमिकल इक्वेशन जिसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में उनकी संख्या इक्वल नहीं होती, तब उन केमिकल इक्वेशंस को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक एग्जांपल से हम इस बात को समझेंगे। मान लीजिए नाइट्रोजन ने, ये नाइट्रोजन गैस का सिंबल है, नाइट्रोजन गैस। तो मान लीजिए नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन गैस का सिंबल है, हाइड्रोजन गैस। तो मान लीजिए नाइट्रोजन गैस ने हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन किया और इन्होंने बनाया अमोनिया, NH3। ये अमोनिया का फॉर्मूला है, अमोनिया। तो आप इस केमिकल इक्वेशन को ध्यान से देखिए। यहां पे रिएक्टेंट में नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स हैं, पर प्रोडक्ट में अगर हम देखते हैं तो यहां नाइट्रोजन का 1 एटम है और हाइड्रोजन के 3 एटम हैं। इसका मतलब दोनों तरफ नाइट्रोजन के एटम्स इक्वल नहीं है, उनकी जो संख्या है वो इक्वल नहीं है, और दोनों तरफ हाइड्रोजन के एटम्स की संख्या भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? दोज केमिकल इक्वेशंस इन विच द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर इक्वल in reactants and product are called balanced chemical equation। तो वे केमिकल इक्वेशन जिसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स की संख्या रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों में इक्वल होती है, तब हम उसे बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि क्या होती हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसके लिए आप देखिए, मान लीजिए कार्बन, ये कार्बन का सिंबल है। मान लीजिए कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, ये ऑक्सीजन गैस का सिंबल है। तो मान लीजिए कार्बन ने ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन किया और बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहां रिएक्टेंट में कार्बन का 1 एटम है और प्रोडक्ट में भी 1 ही एटम है, और यहां ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। इसका मतलब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में जो एटम्स की संख्या है डिफरेंट एलिमेंट्स की वो इक्वल है। तो इसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब केमिकल इक्वेशन जितनी भी हम आगे पढ़ेंगे और लिखेंगे वो मोस्टली हम बैलेंस करेंगे, और बैलेंस क्यों होनी चाहिए केमिकल इक्वेशन, ये पेपर में पूछ लिया जाता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो व्हाई केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। देखिए आपने 9th क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था चैप्टर 3 में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। तो वहां पे आपको बताया गया था कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है तो ना तो नया मास बनता है और ना ही पुराना मास खत्म होता है, मास उतना का उतना रहता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो अगर मास ना बनता है और ना खत्म होता है तो इसका मतलब रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मास इक्वल होना चाहिए।
और ये तभी पॉसिबल है तब जब जितने एटम्स यहां पे हों उतने ही एटम्स यहां पे हों। यहां कार्बन के जितने एटम्स हैं उधर भी उतने ही होने चाहिए, और यहां पे ऑक्सीजन के जितने एटम्स हैं उधर भी उतने ही होने चाहिए, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई होगा। तो हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए। अब हम डिस्कस केमिकल इक्वेशन शुड बी केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द केमिकल कंजर्वेशन ऑफ हम बैलेंस कैसे करते हैं। देखिए, मान लीजिए यहां पे सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और सोडियम ऑक्साइड बनाया, और मान लीजिए इसको बैलेंस किया हुआ है, ये पहले से ही बैलेंस्ड है। तो जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के सामने जो नंबर लिखे होते हैं, इन नंबर्स को हम बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और जो ये लोअर फिगर हैं इनको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट या लोअर फिगर। सबस्क्रिप्ट्स या लोअर फिगर्स। तो एटम्स या मॉलिक्यूल के सामने जो नंबर लिखे होते हैं उनको बोला जाता है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, और जो ये लोअर फिगर होते हैं इनको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। देखिए, जब भी हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हम कभी भी सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं करते, क्योंकि अगर हम सबस्क्रिप्ट को चेंज करेंगे तो फॉर्मूले ही चेंज हो जाएंगे, और अगर फॉर्मूले ही चेंज हो गए तो इक्वेशन गलत हो जाएगी। इसलिए कभी भी हम जो है सबस्क्रिप्ट को यानी लोअर फिगर को चेंज नहीं करते जब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। हाँ, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमेशा हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को चेंज करते हैं, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को चेंज करने से एटम्स या मॉलिक्यूल्स के नंबर चेंज होते हैं, ठीक है। उससे फॉर्मूलों पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए जब भी हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो हमेशा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ही चेंज करते हैं, कभी भी सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं करते। देखिए, अगर मैं सबस्क्रिप्ट को चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, उसके लिए आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। मान लीजिए हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और वाटर बनाया। अब यहां पे जो केमिकल इक्वेशन आपके सामने है वो बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, यहां पे 2 हैं, ये ठीक है, लेकिन यहां ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं पर यहां पे 1 एटम है, तो ये बैलेंस नहीं है। और मान लीजिए मैं इसको बैलेंस करने के लिए, दोनों तरफ एटम की संख्या बराबर करने के लिए सिर्फ इतना कर दूं कि यहां पे मैं O2 कर दूं, ठीक है, ये बैलेंस हो गई, लेकिन इक्वेशन गलत हो गई। क्यों? पहले यहां पे पानी यानी H2O था और अब H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन गया है, यानी कि फॉर्मूला ही चेंज हो गया है, और ऐसा करने पर इक्वेशन क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। इसलिए जब भी हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो कभी भी हम सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं करते, हमेशा हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को क्या करते हैं? चेंज। और अब मैं आपको सिखाऊंगा कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। देखिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक मेथड है और वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन मैं आपको 2 मेथड पढ़ाने वाला हूं, एक जो आपके सिलेबस में है हिट एंड ट्रायल मेथड, और दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा एल्जेब्रिक मेथड। पहले मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाऊंगा। हमारे सामने जो ये इक्वेशन लिखी हुई है, सबसे पहले हम इसको ही बैलेंस करेंगे बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। तो पहला मेथड है ये हिट एंड ट्रायल मेथड। तो जैसा कि आपको पता है यहां पे ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, हम इसे बोलेंगे अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट में जो हाइड्रोजन के एटम्स की संख्या है वो 2 है और ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या 2 है, पर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के एटम्स की संख्या तो 2 है पर ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या 2 नहीं है। बैलेंस करने के लिए अगर हिट एंड ट्रायल मेथड से हम बैलेंस कर रहे हैं तो इस तरीके से हम इसको बैलेंस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि ऑक्सीजन के एटम्स हमें 2 बनाने हैं, तो मैं यहां पे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट को चेंज कर देता हूं। अब इससे क्या होगा? इससे ये हुआ कि ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए? 2 हो गए, लेकिन ऐसा करने पर यहां पे हाइड्रोजन के एटम्स हो गए 2 2 4, यानी कि 4 एटम्स यहां पे हाइड्रोजन के हो गए। तो मैं यहां पे भी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट को चेंज कर देता हूं। अब यहां पे भी 2 2 4, हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए और यहां पे भी 4 हैं, ऑक्सीजन के यहां पे 2 एटम हैं और यहां पे भी आगे 2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। तो अब ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गई है? बैलेंस। तो इसे हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब ये बैलेंस्ड है। एक और एग्जांपल से मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड समझाऊंगा। देखिए, मान लीजिए सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और सोडियम ऑक्साइड बनाया। तो सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और सोडियम ऑक्साइड बनाया। अब हमें पता है कि रिएक्टेंट में सोडियम के एटम की संख्या 1 है और प्रोडक्ट में 2, और रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट में 1। इसका मतलब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब हम इसे हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करेंगे। देखिए, तो यहां पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और यहां ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो ऐसा करेंगे कि मैं यहां सोडियम ऑक्साइड के सामने मैं 2 लगा देता हूं। मैंने यहां पे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट को चेंज कर दिया। ऐसा करने पर क्या हुआ कि ऑक्सीजन के एटम 2 हो गए, लेकिन सोडियम के कितने हो गए? 2 2 4। तो यहां पे 4 एटम सोडियम के हो गए हैं, तो यहां पे मैं स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज करता हूं और यहां पे कितने हो गए? 4 हो गए। तो अब देखिए, यहां पे सोडियम के 4 एटम्स हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी सोडियम के 4 एटम्स हैं। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। और अब ये हो गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये है हिट एंड ट्रायल केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे एल्जेब्रिक मेथड से। और एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं एल्जेब्रिक मेथड से। देखिए, मान लीजिए सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और सोडियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है। और हमें पता है कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहां पे रिएक्टेंट में सोडियम का 1 एटम है और प्रोडक्ट में सोडियम के 2 एटम्स हैं, और यहां रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का 1 एटम है। इसका मतलब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अब एल्जेब्रिक मेथड से इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे वो देखिए। हमें नहीं पता कि जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहां पे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या आएगा, यहां पे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या आएगा और यहां पे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या आएगा। तो मुझे नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं कि जब मैं बैलेंस करूंगा तो यहां पे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट आएगा x, यहां पे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट आएगा y और यहां पे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट आएगा z। ये हम मान लेते हैं। इसका मतलब अब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई कि बैलेंस जब करेंगे तो यहां पे x आएगा, यहां y आएगा और यहां पे z आएगा, और इसका मतलब ये बैलेंस हो गई। सिर्फ हमें x, y और z की क्या फाइंड करनी है? वैल्यू। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। अगर ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है तो दोनों तरफ रिएक्टेंट्स में भी और प्रोडक्ट में भी सोडियम एटम की जो संख्या है वो बराबर हो गई होगी और ऑक्सीजन के एटम्स भी दोनों तरफ इक्वल हो गए होंगे। तो इक्वल हो गए हैं तो वही से हमें इक्वेशन बनानी है। अगर यहां पे x आया है
तो यहां सोडियम के एटम हो चुके हैं X। और अगर यहां पे Z आया है तो यहां पे सोडियम के एटम है 2Z। और इक्वेशन बैलेंस है तो ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। अब अगर यहां पे Y है तो ऑक्सीजन के यहां पे एटम है 2Y। और अगर यहां पे Z है तो ऑक्सीजन के यहां पे कितने एटम है, Z। और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो इसका मतलब ये इक्वल। तो यहां पे हमें दो इक्वेशन मिल गई। जितने वेरिएबल हमने यहां पे लिए थे वो सभी आ चुके हैं इक्वेशन में, बस इतनी ही इक्वेशन आपको बनानी है। तो हम क्या करेंगे, x को 1 पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 1। और अगर x हम 1 पुट करते हैं तो x की जगह यहां पे 1 रख दीजिए, तो z आएगा 2 इधर आके डिवाइड में 1/2, तो z हमारा हो जाएगा 1/2। और अगर z 1/2 है तो ये 2 इधर आके डिवाइड में 1/4 हो जाएगा, तो y हमारा हो जाएगा 1/4। अब x की और z की और y की वैल्यू हमें मिल गई है, लेकिन ये फ्रैक्शन में है, तो हमें क्या करना है, 2 और 4 का एलसीएम होता है 4, तो हमें इन सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पे x हुआ 4, z की वैल्यू यहां से आएगी 2 और y की वैल्यू यहां से आएगी 1। इसका मतलब जहां पे x आएगा वहां पे होना चाहिए 4, जहां पे y है वहां पे होना चाहिए 1 और जहां पे z है वहां पे होना चाहिए 2। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारी ये होगी, x की जगह 4, y की जगह यहां पे 1 और z की जगह यहां पे आएगा 2। अब हम चेक कर लेते हैं ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। तो देखिए यहां सोडियम के 4 एटम्स हैं रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में भी सोडियम के 2 2 4 एटम्स हैं। यहां ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और इधर प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। इसका मतलब अब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो बहुत ही आसान मेथड है एल्जेब्रिक मेथड। एक और एग्जांपल से हम इसको सीखेंगे। देखिए मान लीजिए एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया। तो ये जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड नहीं है। यहां रिएक्टेंट में एल्यूमिनियम का 1 एटम है और प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हैं। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। इसका मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में एटम्स की संख्या इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। अब हम इसे एल्जेब्रिक मेथड से बैलेंस करेंगे। तो हमें नहीं पता कि जब हम इसे बैलेंस करेंगे तो यहां क्या आएगा, यहां पे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा और यहां पे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा। तो मान लीजिए जब हम इसे बैलेंस करेंगे तो यहां पे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा x, यहां पे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा y और यहां पे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा z। और अब ये इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस। बस हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए अगर यहां पे x है तो एल्यूमिनियम के एटम्स हैं x, और अगर यहां पे z है तो यहां पे एल्यूमिनियम के एटम्स हैं 2z। तो अगर ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो दोनों तरफ एल्यूमिनियम के एटम्स क्या होने चाहिए, इक्वल। अब अगर यहां पे y है तो ऑक्सीजन के यहां पे एटम है 2y, और अगर यहां पे z है तो ऑक्सीजन के यहां पे एटम है 3z। तो अगर ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है तो दोनों तरफ ऑक्सीजन के एटम्स इक्वल होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जितने वेरिएबल्स हमने यहां पे लिए थे वो सभी इक्वेशन में आ चुके हैं। तो उसके बाद सिर्फ हमें इतना करना होता है, जो पहला वेरिएबल है उसको 1 पुट करना है। तो पुट x इज इक्वल टू 1। अगर x 1 है तो x की जगह यहां पे 1 रखने पर हमें z मिलेगा, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1/2, तो z की वैल्यू आएगी 1/2। और अगर z 1/2 है तो यहां पे ये 2 इधर आएगा और 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 हो जाएगा, यानी 3/4।
तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 3/4। लेकिन ये वैल्यूज जो आई हैं एक्स वाई जेड की वो फ्रैक्शन में है, तो आप देखिए 2 और 4 का एलसीएम होता है 4, तो आप इन सबको 4 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो यहां पे आपको x मिला 4, z आपको मिलेगा 2 और y आपको मिलेगा 3। इसका मतलब x की जगह आना चाहिए 4, z की जगह आना चाहिए 2 और y की जगह आना चाहिए 3। तो देखिए एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया था और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया था। तो यहां पे x है तो x की वैल्यू 4 है, तो यहां पे 4, यहां पे y है तो y की वैल्यू यहां पे 3 है, तो हम यहां पे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रखेंगे 3 और जो z है उसकी जगह स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रखेंगे 2। और अब देखेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं है। यहां पे रिएक्टेंट में एल्यूमिनियम के 4 एटम्स हैं और प्रोडक्ट में भी एल्यूमिनियम के 2 2 जा 4 यानी 4 एटम्स हैं। यहां रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 6 एटम्स 2 3 जा 6 और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं 2 3 जा 6। इसका मतलब अब ये केमिकल इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस्ड। तो इस प्रकार से हम एल्जेब्रिक मेथड से केमिकल इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम एक केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। मतलब एक केमिकल इक्वेशन से हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले रिएक्शन के बारे में, ये हम कैसे कर सकते हैं। देखिए एक केमिकल इक्वेशन को हम ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं कैसे। एक तो उसमें जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनकी फिजिकल स्टेट को इंडिकेट करके, दूसरा जो हीट में चेंज हुआ है, एनर्जी में चेंज हुआ है उसे इंडिकेट करके, और तीसरा कि वो रिएक्शन किस कंडीशन में हुई है वो कंडीशन वहाँ पे इंडिकेट करके, ये 3 चीज़ करके हम एक केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल स्टेट को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड ने, ये है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड ने रिएक्शन किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो प्रोडक्ट बने हैं यहां पे रिएक्शन होने पर वो बना है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके व्हाइट पीपीटीज यहां बने हैं, पहले भी हमने ये रिएक्शन पढ़ी है, और साथ में बना है यहां पे वाटर H2। तो आप देखिए जब कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर बनता है। तो यहां पे जो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड हमने यूज किया है वो सॉल्यूशन के रूप में इस्तेमाल किया, यानी पानी में इसको घोला हुआ है, तो हम यहां पे लगा देंगे AQ। तो हमने ये इसकी फिजिकल स्टेट बता दी कि इसको पानी में घोला हुआ है, तो AQ रिप्रेजेंट करता है एक्वस को, और एक्वस का मतलब होता है सॉल्यूशन इन वाटर। सो एक्वस का मतलब होता है सॉल्यूशन इन वाटर। The solution of anything in water is called aqueous solution of that substance। और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस के रूप में है, तो हम यहाँ पे G लिख देंगे ब्रैकेट में, स्मॉल g। तो G रिप्रेजेंट करता है गैस को, और जो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बना है उसके व्हाइट पीपीटीज बने हैं और ये सॉलिड के रूप में सेपरेट हो गया है, तो सॉलिड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लगाते हैं S, क्योंकि S रिप्रेजेंट करता है सॉलिड को। और वाटर जो यहां पे बना है उसकी फिजिकल स्टेट यहां पे लिक्विड है, तो हम इसके सामने L लिख देंगे, तो यहां पे L रिप्रेजेंट कर रहा है लिक्विड को। तो अब इस केमिकल इक्वेशन से हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है। सिर्फ यही नहीं पता लग रहा कि रिएक्टेंट्स क्या हैं और प्रोडक्ट क्या हैं, साथ में यह भी पता लग रहा है कि जब रिएक्शन कराया गया तो उनकी फिजिकल स्टेट क्या थी। अब मैं आपको बताऊंगा हीट में चेंज कैसे हीट चेंज को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे इंडिकेट कर सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए कार्बन ने, ये कार्बन का सिंबल है, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, ये ऑक्सीजन का फॉर्मूला है, ऑक्सीजन गैस।
तो मान लीजिए कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे जो कार्बन है वो सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैस स्टेट में है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टेट में है। ये तो हो गई इनकी फिजिकल स्टेट। लेकिन जब ये रिएक्शन हुआ तो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया गया और कार्बन डाइऑक्साइड बनी, तो कार्बन हवा में यानी ऑक्सीजन में जला है और हीट रिलीज हुई है। तो इस रिएक्शन में हमें हीट मिलती है प्रोडक्ट में, तो यहां प्रोडक्ट में हम क्या लिख देते हैं, हीट। तो प्रोडक्ट में हीट लिखने का मतलब है कि इस रिएक्शन के दौरान हीट बनी है, रिलीज हुई है। इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। तो ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। तो इस इक्वेशन को लिखने पर हमें दिख रहा है कि प्रोडक्ट में हमें हीट मिली है। इसका मतलब साफ पता लग रहा है यहां से कि ये एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। एक और एग्जांपल देखिए, अगर हम नाइट्रोजन को, ये नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला है नाइट्रोजन, उसको ऑक्सीजन के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं, ये ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला है, तो रिएक्शन होने पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो यहां पे आप देखिए, जब ये रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन को होने के लिए हीट चाहिए, हमें हीट देनी पड़ती है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है और यहां पे हमने हीट दी है। तो या तो हम रिएक्टेंट में हीट लिख देंगे, या फिर अगर हम ऐसा नहीं करते तो यहां पे एरो साइन के ऊपर हम डेल्टा साइन बना देंगे, जिसमें डेल्टा रिप्रेजेंट करता है हीट को, कि ये रिएक्शन होने के लिए हमने हीट किया है। तो इस प्रकार हम यहां पे हीट चेंज भी इंडिकेट कर पा रहे हैं और हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है और साथ में फिजिकल स्टेट भी हम यहां पे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। हम केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं कंडीशंस को दिखा के। अब कंडीशन को हम कैसे दिखाएंगे वो मैं आपको अभी एक एग्जांपल से समझाऊंगा। देखिए, जब हम पोटासियम क्लोरेट को, यह है पोटासियम क्लोरेट, जब हम पोटासियम क्लोरेट को हीट करते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, यहां पे मैग्नीज डाइऑक्साइड एक कैटलिस्ट का काम करेगा। तो जब हम पोटासियम क्लोरेट को हीट करते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो हमें मिलता है पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। तो यहां पे हमें यह रिएक्शन कराने के लिए क्या कंडीशन देनी होगी, हमें कैटलिस्ट के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करना होगा और हीट करना होगा पोटासियम क्लोरेट को, तब ये रिएक्शन होगी और हमें पोटासियम क्लोरेट से पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। हम इसे बैलेंस कर सकते हैं, ये हमने इसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो देखिए, आप फिजिकल स्टेट दिखा पा रहे हैं, इंडिकेट कर पा रहे हैं, आप यहां पे हीट चेंज इंडिकेट कर पा रहे हैं, आप कंडीशंस बता पा रहे हैं कि किस कंडीशन में वो रिएक्शन हुई है। तो इस प्रकार से हमने सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ इक्वेशन में डाल दी है, जिससे अब हमें ये रिएक्शन समझना बहुत आसान हो गया है और हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो गई है, वो हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे पा रही है। देखिए, मैंने अभी यहाँ पे एक वर्ड बोला कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट क्या होते हैं? देखिए, कैटलिस्ट वे चीज़ें होती हैं, वे वस्तुएं होती हैं जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती, जिन पर केमिकल रिएक्शन नहीं होता, सिर्फ वे केमिकल रिएक्शन में उसके रेट को बढ़ा देती हैं, उसके रेट को इंक्रीज कर देती हैं, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, पर इनके खुद के ऊपर कोई केमिकल इफेक्ट नहीं होता। मतलब कैटलिस्ट आर दोज सब्सटेंस which alter or change the rate of chemical reaction without undergoing any chemical effect on themselves, यानी इनके खुद के ऊपर कोई केमिकल इफेक्ट नहीं होता। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन कितने प्रकार की होती हैं, यानी बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं,
और हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, और साथ में कि हम एक केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।